हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं लुसेंट ज्योग्राफी। आज का लुसेंट ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। स्थल मंडल और ये जल मंडल भी हो गया था, अब हम वायुमंडल कवर कर रहे हैं। वायुमंडल में हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में गैस को कवर किए गए थे कि वायुमंडल में कौन से गैस कितनी मात्रा में है। आज हम कवर करने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना। तो देखिए, वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया। सबसे पहले देखेंगे वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया। निम्न सबसे पहला परत जो है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से कितनी है, तो 18 किलोमीटर। नेक्स्ट है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर कितना किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो कितना गिरावट होती है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गिरावट हो जाती है, या फिर एक जो है किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि 165 मीटर पे कितना गिरावट होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट है सभी मुख्य वायुमंडल घटनाएं जैसे बादल, आंधी और वर्षा इसी मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में ही क्या होती है, बादल और आंधी और वर्षा होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। याद रखना है, क्षोभ मंडल को ही हम कौन सा मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है, और जो संवहन धाराएं बहती है वो क्षोभ मंडल की सीमा तक ही सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को क्या क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, संवहन मंडल, उसके बाद कहते हैं अधोमंडल, ये सब कहते हैं ये किसको, क्षोभ मंडल को। तो नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ से है क्षोभ मंडल में और दिया हुआ है कि जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है, यानी कि क्षोभ मंडल में ही जैविक क्रिया होती है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर कौन है, तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के भाग को जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लाइन है, इसको याद भी रखना और समझना भी है। कह रहा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। जैसे देखिए ये है, यहाँ पे है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। ये सीमा समताप मंडल को किससे, क्षोभ मंडल से अलग करती है। तो कह रहा विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर हवा का तापमान कितना होगा, माइनस में होगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे यानी कि क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ध्रुव के ऊपर यहाँ पे जो ध्रुव होगा उसके ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि क्षोभ सीमा पे ज़्यादा तापमान होता है किससे, ध्रुव से। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, और यहाँ पे तापमान स्थिर रहता है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा। नेक्स्ट देखिए दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। समताप मंडल का क्या होता है, विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों का गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। कहाँ पे, समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे न आंधी चलती है, न बादल होती है, न बिजली की कड़क होती है, न धूलकण होता है, न जलवाष्प होता है, जिससे आसानी से वायुयान आगे बढ़ते हैं। आगे है कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पियरल क्लाउड कहते हैं। तो मदर ऑफ पियरल क्लाउड का निर्माण कहाँ होता है, तो समताप मंडल में, जिसको हिंदी में मूलाभ मेघ भी कहते हैं।
आगे देखिए है समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। समताप मंडल में किसकी परत पाई जाती है? ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन गैस की परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। कौन? समताप मंडल में जो एक परत पाया जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। इसलिए समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। आगे है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस। यहाँ देखिए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत से क्षरण ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन Cl के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉब्सन इकाई का प्रयोग होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग होता है? डॉब्सन इकाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए मध्यमंडल। मध्यमंडल को कहते हैं मेसोस्फीयर। कहता है मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्यमंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। जैसे क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्षोभ सीमा कहते हैं, उसी तरह मध्यमंडल यानी समताप मंडल के ऊपर होता है कौन मंडल? तो मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फीयर, और इसकी सीमा को कहते हैं मध्य सीमा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मध्यमंडल के ऊपर होता है आयन मंडल, इसको कहते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यह भाग यानी आयन मंडल कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। अब देखिए क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, लेकिन आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित D लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। कौन से मंडल में? आयन मंडल में। नेक्स्ट है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल या बाह्य मंडल इसको बोलेंगे, जिसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। बाह्य मंडल पांचवा है। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। बाह्य मंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। बाह्य मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है बाह्य मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस को होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल डॉन, जबकि बोरियोलिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी होता है। यानी कि ऑरोरा, यहाँ पे देखिए अरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल डॉन, जबकि बोरियोलिस अथवा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है उत्तरी अथवा दक्षिणी होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वास्तव में अरोरा जो है, यहाँ पे देखिए कह रहा है वास्तव में अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबक या तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। अरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं।
नेक्स्ट देखिए है सूर्यातप। आगे हम देखेंगे सूर्यातप के बारे में। कह रहा आइसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है देखिए कि सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेगा आच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अक्ष सूर्य के चारों ओर। यहाँ देखिए पृथ्वी पर अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट है किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। नेक्स्ट देखिए है वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कण से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यातप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। नेक्स्ट है पूर्ण मेघ आच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश। यहाँ पे देखिए पूर्ण मेघ आच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौर्यिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडल सौर्यिक ऊर्जा का केवल 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। यहाँ पे देखिए अब कौन कौन विधि से वायुमंडल गर्म तथा ठंडा होता है तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला है चालन विधि से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। चालन विधि से भी वायु गर्म तथा ठंडा होता है। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। नेक्स्ट है वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ देखिए वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए संवहन कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण द्वारा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उनका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा की ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए क्या आती है? नीचे आती है और कुछ देर बाद वह गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। आगे है कि संवहन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे कि बॉक्स में दिया है, इसको याद ही कर लीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि संवहन, यहाँ देखिए संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर है। यह प्रक्रिया ठीक पदार्थों में नहीं होती है। नेक्स्ट है विकिरण रेडिएशन।
किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी और विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायु में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। पार्थिव विकिरण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगीय विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कम होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। नेक्स्ट है अभिवहन वायु से क्षितिज संचलन से होने वाला। यह देखिए कह रहा है कि अभिवहन एडवेक्शन वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांश क्षेत्रों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्र में ऊष्मा का संचार करता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तर भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। नेक्स्ट देखिए हम पृथ्वी का उष्मा बजट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग।